नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और मेरे साथ मौजूद हैं अदिति नागर। और लगातार सुबह से भारत 24 की एक खास पेशकश जारी है जिसमें आज बात हो रही है छत्तीसगढ़ में 20 विधानसभा सीटों पर होने वाले इलेक्शन को लेकर, जिसमें 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था और बची हुई 10 सीटों पर 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। दूसरी तरफ मिजोरम में 40 सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है और न सिर्फ वोटिंग बल्कि बढ़ चढ़कर उत्साह दोनों ही राज्यों में देखने को मिल रहा है। ये फर्स्ट फेज है और दूसरा 17 तारीख को छत्तीसगढ़ में होगा। लेकिन आज जिन 20 विधानसभा सीटों पर छत्तीसगढ़ में मतदान हो रहा है उसमें बड़े चेहरों में कई नाम शामिल हैं, जिसमें खुद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी शामिल हैं। लेकिन अदिति, सबकी नजर इस पर है कि 15 साल वर्सेस 5 साल की तस्वीर बदलेगी क्या? बिल्कुल, और 15 साल वर्सेस 5 साल के साथ साथ ये जो 15 सीटें कितनी 50 के पार पहुंच सकती हैं, नजर उस पर भी है। क्योंकि जो दावे किए जा रहे हैं लगातार वो ये किए जा रहे हैं भाजपा की ओर से कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और जिस तरीके का कुशासन, जिस तरीके का करप्शन, लगातार उस मुद्दे पर बात हो रही है, लगातार उस मुद्दे को लेकर ये तमाम बातें हो रही हैं। और पूर्णिमा, सबसे महत्वपूर्ण है कि आज ये फेज जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है उसके चुनाव संपन्न हुए और भारतीय जनता पार्टी आज शाम से इस पर सर्वे करेगी, इसका पूरा एनालिसिस करेगी और ये समझेगी कि जो 50 पार का आंकड़ा है उसमें इन 20 सीटों पर हम कहां पहुंचे। और इसके साथ ये भी मंथन अदिति जरूर करेगी कि सेकंड फेज तक आते आते तैयारी को कितना मजबूत करना है या कितनी तस्वीर बदलने की कोशिश की जाती है। देखिए, 2018 के नतीजे इस वक्त आपके सामने हैं। बीजेपी को 2018 में 15 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 68 मिली थी, अन्य के खाते में 7 गई थी। वोटिंग परसेंटेज शेयर में लगभग 12% का अंतर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में था। और इसके साथ साथ जिन 20 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उनमें से 19 सीटें कांग्रेस के खाते में है, 17 जीती थी। 2 बायलैटरल इलेक्शन के बाद कांग्रेस के खाते में आई थी और आज इन्हीं 20 सीटों की लड़ाई है। बस्तर में पहले चरण का मतदान जारी है और ऐसे में पुलिस और नक्सलियों के बीच फायरिंग भी हुई है। और देखिए, कोटा थाना क्षेत्र के बड़ा जो इलाका है उसमें गोलीबारी, तो दुर्मा और सिंगाराम के जंगल में भी नक्सलियों ने बीजीएल भी दागे हैं। देखिए, मतदाताओं को रोकने का यहां पर प्रयास किया गया, नक्सलियों ने यह प्रयास किया और भारी संख्या में सीआरपीएफ और डीआरजी की टीम मौके पर तैनात है। भारत 24 के संवाददाता कैलाश जायसवाल से खास बातचीत पर बस्तर के आईजी ने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। में मतदान जारी है और कुछ इस बीच में कुछ नक्सलियों की उत्पात की भी खबरें आ रही है। हमारे साथ सुंदर राज फी बस्तर आईजी हमारे साथ में है। हम उनसे जानेंगे कि आखिर में जो मतदान चल रहा है वो किस प्रकार से चल रहा है और किस प्रकार की घटनाओं की जानकारी आ रही, आपसे जानेंगे। आज 7 नवंबर को बस्तर संभाग के 12 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हेतु मतदान प्रक्रिया भी जारी है। मतदान प्रक्रिया को काफ़ी सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपादित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा इंतजाम की जा रही है और सभी इलाके में काफ़ी उत्साह से और जिम्मेदारी के साथ क्षेत्र के मतदाता अपना एक संवैधानिक जिम्मेदारी उसको निभा रहा है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबी, पीएसएसबी, हम केंद्रीय चुनाव आयोग से हमको आवंटित अतिरिक्त सुरक्षा बल को लेकर काफ़ी अच्छा सुरक्षा व्यवस्था की गई। इसके बावजूद सीपीएम महोदय संगठन द्वारा कुछ जगह में चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक साजिश के तहत उन्होंने फायरिंग और प्रेशर के माध्यम से कुछ भयभीत वातावरण निर्मित करने के लिए उनका प्रयास रहा। लेकिन सुरक्षा बल द्वारा सतर्क होकर नक्सल की इस टाइप का साजिश को विफल करते हुए इलाके में एक सुरक्षित वातावरण लगातार भी निर्मित की जा रही है। तो देखिए, एक तरफ जहां पर इलेक्शन चल रहे हैं, पूर्व सीएम, 2 मंत्री, पीसीसी चीफ मैदान में, और जाहिर बात है कि जो वीआईपी सीट्स हैं, वीआईपी चेहरों की किस्मत कैसे बदलती है या छत्तीसगढ़ की जनता उन पर कितना एतबार जताती है, ये नतीजों के साथ बात सामने आएगा। लेकिन इसी बीच में छत्तीसगढ़ में पहले चरण की इस वक्त वोटिंग हो रही है और 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 59.19% वोटिंग का सामने आया है। 59.19% 3 बजे तक वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है। ग्राउंड पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। इस वक्त मेरी सहयोगी महिमा मौजूद है कांकेर में और मिंटू मेरे सहयोगी राजनांदगांव में इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले आइए आपको कांकेर लिए चलते हैं। अच्छा, राजनांदगांव का परसेंटेज भी 56% इस वक्त देखने को मिल रहा है और कांकेर में किस तरीके की स्थिति है, महिमा इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही है। महिमा, अगर आप पोलिंग बूथ के बाहर हैं, जरा बताइए कि किस तरीके का उत्साह मतदाताओं में है, अभी तक कितना वोटिंग परसेंटेज वहां पर सामने आ चुका है और कांकेर की जनता के मन में मुद्दे कौन से हैं? जी,
सबसे पहले तो मुद्दों की बात कर लेते हैं पूर्णिमा, क्योंकि पुणे में यहाँ पर अगर मुद्दे हम देखें तो बिजली पानी का मुद्दा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि बिजली नहीं आती है। और पानी की समस्या लोगों ने बताई कि 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ पानी आता है, जिसकी वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं इस वक्त राजनांद गाँव में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर खैरागढ़ है, डोंगर गाँव है, खुज्जी है और चौथा है राजनांद गाँव। राजनांद गाँव हॉट सीट क्यों है? जैसे कि आपने ऑलरेडी बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहाँ से और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गिरीश देवांगन यहाँ से है। भूपेश बघेल के बहुत ही खास है गिरीश देवांगन, इसलिए कहा जा रहा है कि अब जब गिरीश को ग्राउंड पर उतारा है भूपेश बघेल ने, तो साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रमन सिंह के सामने भूपेश बघेल खुद स्वयं उतरे हैं। इस वक्त देखिए मतदान केंद्र के बाहर मैं मौजूद हूँ और क्योंकि आखिरी का 1 घंटा रह गया है, तो यहाँ पर अब लोगों की संख्या थोड़ी कम होना शुरू हो गई है। यहाँ पर 59% यानी कि 59% अब तक मतदान हो चुका है और बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर आई, दूर दूर से काफ़ी लोग आए थे। वो यही कह रहे हैं कि नाली की समस्या, यहाँ पर जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है और बिजली पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा, उनको ध्यान में रख के लोग वोट करें। आपको सामने एक बुजुर्ग भी नजर आ रहे होंगे, देखिए ये भी फिलहाल यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंचे। एक बार इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मतदाताओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह इस बार देखने को मिला है। और एक बार हम ना पूर्णिमा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, आपका नाम क्या है? सत्यनारायण शर्मा। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो यहाँ रहता है तुलसीपुर में। कौन कौन से मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट कर रहे हैं? कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट कर रहे हैं? अरे भाई मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, मैं कुछ सरकारी याद बना सकता हूँ पेड़ में, इस बार कुछ नहीं कर सकता मैं। तो देखिए कुछ लोग बातें करते हैं लेकिन कुछ लोग जानकारी नहीं देते हैं। लेकिन महिलाओं से हमने बात की थी तो फिलहाल उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। एक तो मतदान केंद्र यहाँ पर, एक सामने भी मतदान केंद्र इस वक्त यहाँ पर है। लेकिन महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, पूर्णिमा की आज वोटिंग के दौरान सुकमा और इसके अलावा यहाँ पर बात करें मोहला, मानपुर, कांकेर में 7 जिलों की 10 सीटों पर जब वोटिंग हुई, 3 बजे से पहले वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुठभेड़ देखने को मिली थी। और इसमें एक मतदाता की खबर ये भी कि वो गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं और कुछ सैनिकों को भी यहाँ पर चोट आई है। हालांकि ये भी खबर मिल रही थी कि यहाँ पर जो नक्सली उनको भी ढेर किया है फिलहाल। तो देखिए इस तरह की खबरें ऐसे सामने आ रही। 10 जिलों की अगर बात करें तो वहां पर वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन 10 जिलों में अब 5 बजे तक फिलहाल वोटिंग होनी है। पूर्णिमा, ठीक, बिल्कुल। और देखिए हमारे संवाददाता मिंटू भी राजनांद गांव से मौजूद है, उनसे बात करेंगे क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अपना मतदान कर चुके हैं। उसके बाद का क्या माहौल है, अभी कितने लोग कतार में हैं और ऐसे में जब पूर्व मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचे थे तो क्या कार्यकर्ताओं का हुजूम था, माहौल कैसा था? जी देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हाई प्रोफाइल है तो राजनांद जिला है, ये पूरी तरह जो बीजेपी। मिंटू आपके पास लौटते हैं, आपके पास लौटेंगे, जरा और जानकारी के साथ आप जुटिएगा। लेकिन इसी बीच में मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। कैलाश इस वक्त जगदलपुर से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हालांकि शिवम हम इस वक्त आ चुके हैं। सुजाता पॉल जी इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। समीर चौगावकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे चर्चा करेंगे। अब से थोड़ी देर में प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। लेकिन इसी बीच में जगदलपुर चलते हैं। जगदलपुर की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, किस तरीके का उत्साह वोटर्स में है, मुद्दे क्या क्या है जगदलपुर के लोगों के मन में? बिल्कुल, देखिए अब शिवम त्यागी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम जी, काफ़ी उम्मीदें हैं आपको, आपके कार्यकर्ताओं को, लेकिन एक सवाल है कि फ़र्ज़ कीजिए कर्नाटक की तरह छत्तीसगढ़ अगर नहीं आता तो सवाल क्या उठेगा? सवाल ये उठेगा कि कहीं ना कहीं एक तो 15 साल का जो माहौल बना था, जिसको कांग्रेस करप्शन कहती है, वो लोगों के दिमाग से नहीं निकला। और दूसरी बात यह है कि जो लोकल रीजनल चेहरे की कमी होने के चलते, कहीं ना कहीं संगठन की कमी होने के चलते ये नतीजे रहे। नहीं, मैं तो अभी टोटल कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था इनके घोटालों की ही। आपने कहा 15 साल, हम फिर भी 15 साल रहे, लेकिन ये तो 5 साल रहे। 5 साल में ही इनके घोटालों की अगर लिस्ट में छोटा सा उसके बारे में बताऊं तो 1300 करोड़ रुपए का गोबर घोटाला, 6000 करोड़ रुपए का किसानों को नहीं मिले जो 6 इस देश में केंद्र सरकार ने भेजे थे। इसके अलावा 2116 करोड़ का शराब घोटाला, पीडीएस में 600 करोड़, 500 करोड़ महादेव ऐप में इन्होंने कलेक्ट किए, वन विभाग में 4000 करोड़। मतलब टोटलिटी में ये मैंने सिर्फ आपको 6 बताया, लेकिन अगर इन टोटल हम बात करें तो लाखों करोड़ में पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस कहीं हो और घोटाले ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जनता इनसे 5 साल में इतने जबरदस्त तरीके से त्रस्त हो जाती है कि चाहे वो राजस्थान का विषय रहा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का विषय रहा हो, ये नहीं आने वाले हैं। और जो अगर वाली आपने बात कही, मुझे लगता है हमारे पास तो 100% है। और अगर आप लगातार पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ के बघेल साहब के इंटरव्यूज देखेंगे, वो प्रेस से भी इतना भड़क कर बात कर रहे हैं कि उनसे सवाल क्यों पूछा जा रहा है।
उल्टा जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जिस तरीके से ईडी की चार्जशीट में तमाम चीजें मिली हैं, जिस तरीके से पिछले कुछ समय में अगर हम देखें तो महादेव के नाम पर ही घोटाला लेकिन कर जिस लिया। तरीके का सर्वे है शिवम त्यागी, सर्वे तो ये बता रहा है कि कांग्रेस बाजी जीत रही है। सर्वे तो अभी तक तो यही बता रहा है कम से कम। अब मैं कांग्रेसी प्रवक्ता तो हूं नहीं कि सर्वे में न्यूज चैनल कोई जिम्मेदार ठहराकर उनको देखिए मीडिया पे तो सब भड़कते हैं, आप कह रहे हैं कि सीएम भड़क रहे हैं, आप भी भड़क रहे हैं, लेकिन आपके सवालों का जवाब लेते हैं। मैं तो हंस रहा हूं, कांग्रेस उल्टा ये प्रवक्ता कहता हूं, हमारे साथ है। मैं आपके सर्वे को बिल्कुल बहिष्कार नहीं करता हूं, मैं नहीं, मानता हूं एक तो लोगों ने मेहनत इंटरनल किया है, सर्वे- लेकिन नहीं, आपने हमारे इंटरनल सर्वे में सर्वे भी तो और कराया चुनाव में होगा। भी हम सरकार बना। इंटरनल सर्वे बिल्कुल। मतलब आप सुजाता पॉल साहब, सुजाता पॉल जी, आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर सरकार नहीं आती तो घोटालों की वजह से आपकी सरकार नहीं आएगी, जवाब दीजिएगा। देखिए, यकीन रखिए कि अब सरकार अगर आएगी तो वहां कांग्रेस की सरकार आएगी। छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब अपना मैनिफेस्टो लाती है तो वही करती है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, और वो इसलिए कर रही है क्योंकि किसानों के साथ जो न्याय किया गया है, जो न्याय योजना उन्हें दी गई है, उसके तहत लोगों के साथ न्याय हुआ है। जो खरीद करी गई है धान, आप घोटाले की बात कीजिए ना, उन्होंने गिना दिया। सुजाता जी घोटाले गिना रहे हो। चलिए इनकी एक बात का तो मैं जवाब जरूर देना चाहती हूँ कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए हैं, मगर फ्रेम में नहीं दिखते, क्योंकि वो फ्रेम से तो सबको बाहर रखते हैं, मगर उनके ताप से वो कहते हैं कि सब भस्म हो जाएंगे। मगर सच्चाई है कि महादेव ऐप के बारे में जो ये बातें कर रहे हैं उस पर पिछले साल यानी कि 2022 में ही वहां पे एक चिट्ठी लिखी गई थी गूगल को पुलिस के द्वारा कि महादेव ऐप को आप जो है हटाइए, तो उन्होंने प्ले स्टोर से हटा भी दिया था। मगर क्योंकि अमित शाह को चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए कहा है भूपेश बघेल जी ने कि चलिए जी एक्सेप्ट करते हैं और इसमें आप प्रूफ करके दिखा दीजिए, तो वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं वो बता रहे कि वो महादेव ऐप के बारे में जो आज कर रहे हैं उसमें है क्या? कोई तथ्य नहीं। अभी आप देखिएगा चुनाव खत्म हो जाएंगे, महादेव ऐप भी खत्म हो जाएगा। इनके लिए तो ये तो मतलब आपको लगता है सुजाता जी, नहीं, आपको लगता है सुजाता जी कि ईडी जो बातें कर रहा है वो कोरी कोरी बातें कर रहा है, मतलब उनके पास कोई आधार नहीं है? आप ये अगर आधार होता तो आपके सर्वे ये नहीं बताते कि आपने स्वयं कहा कि हम तो आप पर सवाल उठाते हैं, लेकिन आज अगर आप भी इस बात को मान रहे हैं, मैम, मैं तो जब हम सवाल नहीं उठा रही ओपिनियन हूं। पोल करते हैं तो जरूरी नहीं है कि ओपिनियन पोल हमेशा सही हो, सर्वे करते हैं तो जरूरी नहीं है सर्वे हो, लेकिन सर्वे और ओपिनियन पोल, सुजाता जी सुनिए ना, जब सर्वे और ओपिनियन पोल है उससे इतर ईडी की कार्रवाई है, उसको मिक्स मत करिए। ईडी के एक्शन का या ईडी के आरोप का या ईडी के सबूत देने की बात का लेना देना ना सर्वे से है ना किसी भी तरीके के ओपिनियन या एग्जिट पोल से। अरे सुनिए, इतने सारे ईडी के छापे पड़ते हैं और वो हमेशा चुनावों के समय पड़ते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे नहीं मिलते। और वो नरेंद्र तोमर का बेटा क्या कह रहा था? कितना पैसा इकट्ठा कर रहा है, वो कहां से इकट्ठा कर रहा है? उसके घर पे छापा पड़ा अब तक? नहीं पड़ा ना। यानी कि विपक्ष के ऊपर कांग्रेसियों की आमदनी कितनी डबल ट्रिपल हुई है बीते 5 सालों में? लोगों को आपने तो चुनाव आयोग को पूरी डिटेल्स दी हैं। बिल्कुल दिए हैं, सारे डिटेल्स दिए हैं। और जहां तक बात है घोटालों की, तो सरकार ये जानती है, भारत की सरकार, कि कोई घोटाला नहीं हुआ, फिर भी ईडी को भेज दिया। बस एक सेकंड में आपसे समीर जी से मैं जरूर इस पर एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी। समीर जी, आपने सुना, बीजेपी को भी सुना, आपने कांग्रेस को भी सुना, मतलब ऐसा लगता है कि उधर से आएंगे घोटाले के आरोप बीजेपी पर कि 15 साल तक इन्होंने जमकर घोटाला किया, बीजेपी से कांग्रेस पर आरोप जाएंगे कि ये तो हमेशा से घोटाले करते रहे, घोटालेबाज की सरकार है, फिर चाहे वो खुद प्रधानमंत्री मोदी क्यों ना हो। सबसे ज्यादा ठगा हुआ लेकिन इसमें अगर कोई रह जाता है वो वोटर, जो चुनता है प्रत्याशी को और उस गद्दी पर बैठाता है जिस पर बनती है, जिसके आधार पर सरकार। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2018 में जरूर भारतीय जनता पार्टी को एक बुरी हार का सामना करना पड़ा था छत्तीसगढ़ के अंदर, लेकिन 5 साल की सरकार में भूपेश बघेल सरकार ने जिस तरीके से परफॉर्म करना था, मुझे लग रहा है उसमें वो असफल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र की कई योजनाओं को जो जमीनी स्तर पर उतारना था, मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार उसे उतारने में असफल रही है, और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को इस बार इस चुनाव में उसका बेनिफिट मिलने वाला है। आप प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपनी, अब देखिए आप छत्तीसगढ़ जब उन्होंने रैली की, उन्होंने हर अपनी योजना का जिक्र करा कि जो राज्य सरकार लागू नहीं कर रही है, उन्होंने करप्शन का जिक्र किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहने वाला है और छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है। कितनी सीटों पर आपको लग रहा है समीर जी?
मुझे लग रहा ऐसे टेंटेटिव मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए। देखिए, मुझे लग रहा है कि लास्ट टाइम दोनों के बीच में वोट परसेंट का भी 10% से ज़्यादा का फर्क था। जहां तक वोट परसेंट की बात है, मुझे लग रहा है 2 या 2.5% से ज़्यादा का फर्क इस बार नहीं रहने वाला है। अगर मैं सीटों की ज्यादा बात किसका करूं, रहेगा समीर जी? जी ज्यादा किसका रहेगा वोट परसेंटेज? अब देखिए, मतलब फिलहाल के हिसाब से तो कांग्रेस को अभी एज मिला हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस हिसाब से वहां काम कर रहा है, आज पहले फेज का मतदान हुआ है, सेकंड फेज का होना भी 20 सीटों पे वोट हुआ है, अभी 80 सीटों 60 सीटों 70 सीटों पे वोटिंग बाकी 17 तारीख की। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का मोमेंटम बना रहेगा और आखिरी में जाकर भारतीय शिवम जी जनता की पार्टी मुस्कुराहट काफी कुछ कह रही है। शिवम जी देखिए बोल भी दीजिए। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि घोटाले पर एक भी सीधा सीधा जवाब तो दिया नहीं। जब पर्टिकुलर घोटालों को लेकर सवाल पूछा गया तो वहां ईडी की रेड पड़ जाती है, वो सिर्फ चुनावों में क्यों पड़ती है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। मुझे लगता है रिटॉरिक्स में जाने का कोई लाभ नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है, आप जिस तरीके से इनके अधिकारियों पर, अभी पिछले दिनों एक आईएएस पर अधिकारी पर छापा पड़ा था जिसके यहां से 66 करोड़ रुपए जो निकले, खुद भूपेश बघेल ने कह दिया था। उसके भूपेश बघेल ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसा होगा। अब ये पहले भविष्यवाणी कर देते हो, मुझे लगता है कि इन्हें ज्योतिष का कोर्स अभी उन्होंने हाल फिलहाल में किया होगा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो घोटालों से बच जाते हैं। थोड़ा समय और दे दीजिए। तो उसके बाद अगर मैं 66 करोड़ मिले उसके बाद लाइटर नोट पे पूछ रही हूँ, या ईडी प्रेडिक्टेबल हो गई है या भूपेश बघेल भविष्यवाणी करने लगे? अब देखिए, मुझे एक चीज बताइए, जिस आदमी ने चोरी करी है उसको पता है कि चोरी करी है, और आज नहीं तो कल कानून के हाथ तो उस तक पहुंच ही जाने हैं, तो अब वो उससे पहले ही भविष्यवाणी करना शुरू कर देते हैं। पर वो तो ये कह रहे हैं कि कानून के हाथ सरकार के हाथों में है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। मुझे मैं ये देश हिंदुस्तान में कोर्ट हैं, कानून हैं, सारी चीजें हैं, न्याय व्यवस्था है। अगर कहीं पर भी आपको इस तरीके की चीजें लगती हैं तो मैं मानता हूं कोर्ट जाइए, अपनी जो आप तमाम बातें कही जा रही हैं उस पर कहिए कि हम बिल्कुल बेगुनाह हैं और साबित कर दीजिए। लेकिन आज फिलहाल जो ईडी के तमाम डॉक्यूमेंट कहते हैं, महादेव ऐप में जो इन्वॉल्वमेंट कहता है, सौरभ चंद्राकर की जो स्टेटमेंट कहती है, इसके अलावा जो विनोद वर्मा है उनका स्टेटमेंट कहता है, उनके जो तार सीधा उस अधिकारी से जो है जुड़े हुए हैं, बड़ी सीधी सी बात है। आपको बहुत चीजें क्लैरिफाई करने की आवश्यकता है, और पॉइंट बाय पॉइंट। ये नहीं कि ईडी के हम पर ही कार्रवाई करती है, बीजेपी पे नहीं करती, नहीं, सीधा पॉइंट पर आकर जवाब दीजिए कि जिस तरीके से ये चीजें आई हैं, जिस तरीके से अभी 13 मिनट का वीडियो आया है, वहां से सामने वाला व्यक्ति कह रहा है, और जिस तरीके से अभी पिछले दिनों पैसा जमा हुआ है। ठीक है, हमारे साथ प्रेम कुमार जी चुनावी राज्य में पैसा मिल रहा है और वो पैसा देने वाला कह रहा है कि ये कांग्रेस को जाना था। आपकी बातों का जवाब उनसे ले रहे हैं। प्रेम कुमार जी, ईडी की कार्रवाई नरेंद्र तोमर के बेटे के ऊपर कब होगी ईडी की कार्रवाई? क्यों, आपको वहां पर कोई पैसा मिला है क्या? वहां पर कुछ मिला है आपको, बताइए, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है क्या? भाई आपके पास भी तमाम एजेंसीज है ना, राज्यों में तमाम जगह पर है, कर लीजिए कार्रवाई अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो, लेकिन नहीं है। एक एक करके बात कर रहे थे। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम कुमार जी, कांग्रेस आप महादेव का नाम मत लीजिए, महादेव का नाम लेकर भी लोगों को लूट लिया आपने। अच्छा ठीक है, 500 करोड़ तो 5,000 करोड़ तो उसमें भी कलेक्ट कर लिए, बताइए। चुनाव के समय में ये सारी झूठी बातें करते हो और आपको सुजाता जी, इतनी जोर से चिल्लाने से छत्तीसगढ़ के वोटरों के पास आपकी आवाज नहीं पहुंच जाएगी, आप धीरे से भी बात कर सकते हैं। बैठे हैं, मैं घर पे बैठी हूँ, समझ में आया? इसलिए मुझे जोर से बोलना पड़ रहा है। नहीं, धीरे से भी आपकी आवाज आ रही है, क्योंकि महादेव महादेव करते से आप कोई सनातनी नहीं बन जाते। अगर भगवान नहीं, सनातनी तो अभी हाल फिलहाल राहुल गांधी जी हैं, महादेव के नाम पर घोटाला करके महादेव से ही माफी मांगने पहुंचे हुए हैं अभी केदारनाथ में, लेकिन महादेव माफ करेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, शिवम रुकिएगा जरा, सुजाता जी जरा होल्ड करिएगा। सुजाता जी एक सेकंड, शिवम प्लीज, प्रेम कुमार जी भी है, शिवम एक सेकंड, सुजाता जी प्लीज जरा रुकिएगा। प्रेम कुमार जी, प्रेम मैं समझ रही हूँ, ठीक है, काउंटर जाएगा, मैं समझ रही हूँ। प्रेम कुमार जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम कुमार जी, एक ब्रेक लेने से पहले जल्दी से आपका एक क्विक रिएक्शन, छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव और मिजोरम में आपका एनालिसिस एज अ सीनियर जर्नलिस्ट क्या कहता है दोनों ही स्टेट्स के लिए? देखिए, 5 राज्यों का चुनाव है, पहला फेज है और बहुत महत्वपूर्ण है। पहले फेज में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए बड़ा स्टेक है, 20 में से 19 सीटें उसके पास हैं, और मिजोरम में कांग्रेस के लिए अवसर है कि वो त्रिकोणीय संघर्ष में लीड ले लें और सरकार बनाने के करीब पहुँचे। ये उसके पास मौका है, लेकिन होता है कि नहीं होता है ये तो मतदाता तय करेंगे। लेकिन आगाज़ हुआ है, बहुत सारे मुद्दे आए हैं, चुनाव के पहले ठीक मुद्दे आए जिसकी चर्चा शिवम जी कर रहे थे लगातार, और वो मुद्दे कितना स्कोर करेंगे, क्योंकि जो अनुभव बताता है वो ये कि चुनाव के ठीक पहले ऐसे मामले जो अनऑथोराइज्ड अनवेरीफाइड ढंग से चीज़ें अगर आरोप लगाई जाती हैं तो वो बैकफायर करता है। चाहे कर्नाटक का उदाहरण ले ले, चाहे बंगाल का उदाहरण ले ले, वो बैकफायर करता है। मतलब आप कह रहे हैं जो कहा जा रहा है ईडी का इस्तेमाल हो रहा है वो सही है?
मैं तो कह रहा हूं कि ईडी अगर कोई backfire करेगा ईडी बीजेपी। अगर कोई रिलीज जारी करता है और कहता है कि सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है, दैट मींस कि आप किसी को डिफेम कर रहे हैं। ईडी स्वयं डिफेंड कर रहा है, ये आश्चर्यजनक बात है। तो अब जैसे शिवम जी बोल रहे थे कि आप भी वेरीफाई करा लीजिए, आप भी देख लीजिए, तो अरे विपक्ष थोड़े वेरीफाई कराएगा, केंद्रीय एजेंसियां ही जांच करेंगी ना, जांच एजेंसियां ही जांच करेंगी। थोड़ा सा रुक जाइए, जांच एजेंसियां मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे की जांच तो मध्य प्रदेश सरकार करेगी ना, या केंद्र सरकार करेगी ना, ये सारी चीज। लेकिन चुनाव में हम कह रहे हैं कि ये भी बाद का एजेंडा हो। चुनाव के समय में ये सीडी और इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने जीवन में देखी है कि ठीक चुनाव के अभी और भी आएंगे। ठीक है शिवम, 20 सेकंड उसके बाद मुझे ब्रेक लेना होगा, प्लीज जल्दी से। मैं अब इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अपनी ही पार्टी के उप मुख्यमंत्री पर तो आप सारी चीजें कर सकते हो, सारी जांच कर सकते हो पायलट जी पर, लेकिन जब दूसरी पार्टियों पर बात आती है तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। अगर कुछ भी क्रेडिबल डॉक्यूमेंट है तो लेकर आइए ना मीडिया में। सिर्फ वीडियो के आधार पर, जिसका ये भी अभी नहीं पता कि वो टेम्पर्ड है कि नहीं है, उस पर आप बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं अपनी पार्टी के नेताओं पर जो है शिवम जी गलत बोल रहे हैं, शिवम जी गलत बोल रहे हैं, हम करेंगे, गलत बोल रहे हैं कि देखिए ईडी जांच करेगी, कोई ईडी क्यों जांच करेगी भाई? यहाँ पर कोई ट्रेल है? ईडी किसी प्रेम जी, ईडी जांच करेगी, एस्टैब्लिश्ड मामले में एफआईआर होने पर केस को टेकअप करती है। घोटाला ईडी की इस पुलिस बार चौकी नहीं खुली होती भाई। सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है।